नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 में हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। आज हमारे साथ बहुत खास मेहमान हैं, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी, अमेठी से मौजूदा सांसद और इस बार के प्रत्याशी भी। मैम, बहुत स्वागत है आपका। मैम, इससे पहले कि मैं सवाल शुरू करूं, मैं सबसे पहले सेहत से जुड़ा हुआ सवाल आपसे करूंगा। 45 डिग्री तापमान में आप लगातार जनसभाएं कर रही हैं, जनसंपर्क कर रही हैं। आपका गला भी कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि खराब है, अभी स्वास्थ्य ठीक है? 300 सभाएं हो चुकी हैं, 300 भाषण, 15 दिन, और पिछले मई से लेकर अब तक हर ग्राम पंचायत में ग्राम सभावार जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, इससे पहले कि चुनाव डिक्लेयर होता, मेरा एक नियम है कि मैं हर ग्राम पंचायत में खुद जाती हूँ। वहाँ पर नाली, खड़ंजा, नाली के साथ साथ जो बड़ा ड्रेन होता है सिंचाई का, उन सब के कार्यों को स्वतः वहाँ पर निरीक्षण भी करती हूँ, और अगर कोई काम अधूरा है तो उसको भी करवाने का प्रयास करती हूँ। अक्सर जनता को ये लगता था कि चलकर मुख्यालय आने पड़ता है, तो मैंने 5 साल पहले ही वादा किया था कि प्रशासन चल के आपके दरवाजे पे आएगा। तो अब तक अगर आप पिछली मई से देखें तो लगभग 1200 कार्यक्रम। मैम, अब 5वें चरण में यहाँ पर चुनाव होना है, बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कैसी तैयारियाँ चल रही हैं चुनाव की? मेरी तैयारी कुछ ऐसी थी कि पूरे परिवार ने यहाँ से बोरिया बिस्तर बांध लिया। तो मुझे लगता है मुझसे बेहतर ये जवाब कांग्रेस पार्टी ने खुद दे दिया। यहाँ से चुनाव ना लड़कर और जीतने की अगर गुंजाइश थोड़ी सी भी होती तो परिवार का कोई ना कोई सदस्य निश्चित रूप से लड़ता। मैम, एक बात मैं बिल्कुल ईमानदारी से बता दूं कि अमेठी आने से पहले मुझे अमेठी के बारे में ज़्यादा कुछ मालूम नहीं था। मैं पहली बार आया हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं अमेठी को आपके जरिए जानूं, अमेठी का अ से लेकर ज्ञा तक। तो आप कहाँ से आए ये बताइए? मैं वैसे तो नोएडा से आया हूं, मूल रूप से मैं प्रयागराज से रहने वाला हूं, लेकिन अभी तक अमेठी के बारे में आपने जितनी भी सड़कें अमेठी आते वक्त ली होंगी, उन सभी सड़कों का निर्माण हुआ है मेरे सांसद बनने के बाद। ओके। यहाँ तक कि ये जो गांव है जहाँ पर आज आप मुझे आकर मिल रहे हैं, इसकी भी पहली बार पक्की सड़क मैंने ही बनवाई है। तो आप सोच सकते हैं कि जहाँ 50 साल एक छत्र राज रहा गांधी परिवार का, वहाँ चाहे आज 262 गांव में पक्की सड़कों का बनना पहली बार, वो अपने आप में आपको दर्शाता है कि यहाँ पर कैसी दयनीय स्थिति थी। पहली बार अमेठी एक्सप्रेसवे से जुड़ा है, पहली बार अमेठी में एक बाईपास की दरकार थी पिछले 30 सालों से। वो बाईपास हमने मात्र 3-4 सालों की अवधि में बनाया है। एक ओवरब्रिज ककवा रोड का जो करीबन 50,000 की आबादी को इफेक्ट करता था, उसकी मांग भी करीबन 25-30 साल से पुरानी थी, उसको भी बनवाया। तो आज जितने रास्तों से आप होकर आए हैं, उन सभी रास्तों का मेरी सरकार ने निर्माण कराया है। ओके। हम 2 दिन पहले इधर से ही गए भी थे अयोध्या। 2 घंटे के भीतर में अयोध्या पहुंच गए थे और पेट का पानी नहीं हिला था। वारिसगंज से हमने वो हाईवे पकड़ा था अयोध्या वाला। इनफैक्ट आपको 1.5 घंटा लगना चाहिए, तो 2 घंटे कैसे लगे? बीच में हम थोड़ी देर के लिए रुके भी थे। यातायात की अगर सुविधा की दृष्टि से देखें तो हमारे यहाँ से अयोध्या जी लगभग 70 किलोमीटर पड़ता है, तो 1-1.5 घंटे से ज्यादा नहीं लगता। एक सांसद के तौर पर 5 बरस की आपकी यात्रा हो गई, लेकिन मैं 10 बरस की यात्रा पर आपसे सवाल करूंगा, क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं कि और ये भी याद रखें 5 बरस की संसदीय यात्रा में 2 बरस कोरोना के थे, कोरोना काल भी रहा। हम ये देखते हैं कि कोई भी प्रत्याशी चुनाव जीतने के बाद अपने क्षेत्र की जनता से कई बार डिस्कनेक्ट हो जाता है। 2014 में चुनाव हारने के बावजूद आप अमेठी में डटी रही, तो इस वजह से मैं 10 बरस की यात्रा पर आपसे पूछना चाहूंगा। और अभी तो लोग ये कह रहे हैं कि इस तरीके से डटी रही कि यहीं पर अपना घर भी बना लिया। जी, मैं जब 2014 में यहाँ आई थी तो मात्र 22 दिन थे मेरे पास चुनाव लड़ने के लिए, और भाजपा को 30,000 से ज्यादा वोट कभी मिला नहीं था उन परिस्थितियों में। और पहली बार मेरा वोट शेयर 30,000 से 3 लाख मात्र 22 दिन की अवधि में बढ़ा। ये अपने आप में मेरे लिए इस बात का संकेत था कि लोग चाहते थे कि बदलाव हो जी। और जिन लोगों ने मुझे 22 दिन में भरोसा कर लिया, मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि मैं उन्हीं लोगों के लिए समर्पित भाव से कार्य करूं। 14 से लेकर 19 तक मैंने बार बार जनता के सम्मुख एक ही बात कही कि जरूरी नहीं है कि 19 के प्रत्याशी मैं ही बनूंगी, लेकिन चूंकि मैंने ये वादा किया था तो मैंने धरातल पर रहकर छोटे से छोटे काम को कभी नकारा नहीं, ये जानते हुए कि मैं जीती हुई सांसद नहीं थी क्षेत्र की। ये क्षेत्र की जनता की उदारता है कि उन्होंने मेरे इस परिश्रम और इस निष्ठा का फलस्वरूप परिणाम दिया और 19 में मुझे अपना प्रतिनिधि बनाकर देश की संसद में भेजा।
मैंने गौरीगंज रेलवे स्टेशन देखा, उसका कायाकल्प हो गया है। वहां पर कई लोगों से मैंने बातचीत भी की। 2019 से आप लगातार फुर्सतगंज एयरपोर्ट को लेकर भी प्रयास कर रही हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा मैम कि उसमें बात कहाँ तक आगे फाइनली बढ़ी? उड़ान स्कीम में वो सम्मिलित हो गई है। ओके, तो जहां पर खास परिवार जाता था, अब वो आम लोगों का एयरपोर्ट हो गया है। इसीलिए मैंने सवाल आपसे पूछा उस खास परिवार को लेकर कि वायनाड में चुनाव हो गया तो चर्चा हुई कि राहुल गांधी एक बार फिर से अमेठी आएंगे। अमेठी आने से पहले अयोध्या भी जाएंगे, नहीं गए अयोध्या, अमेठी भी नहीं आए, फुर्सतगंज एयरपोर्ट पर उतरे और गाड़ी वहां से घूम गई रायबरेली की तरफ। डर है अमेठी से जो डिस्कनेक्ट हुआ है, उस वजह से हार का डर था, या उनको लगा कि ज्यादा सेफ सीट रायबरेली है, वहां से जीत सुनिश्चित है? वो अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। एक जनमानस जो परिवार का नाता आप बोलकर उनसे वोट मांगते हैं, तो उनकी अपेक्षा होती है कि आप अगर परिवार मानते हैं तो परिवार को बिना विद्युत के तो रखेंगे नहीं जी। परिवार को आप बिना शौचालय के रखेंगे नहीं, परिवार को बिना घर दिए आवास दिए रखेंगे नहीं, बिना सड़क या स्कूल की सुविधा दिए रखेंगे नहीं। उन्होंने परिवार का मौखिक रिश्ता तो बोला, लेकिन परिवार की भांति बिहेव नहीं किया अमेठी की जनता के साथ, और निश्चित रूप से जनता आक्रोशित रही। अब आप सोचिए, 15 साल का लापता सांसद का जो अंतराल है, वो कहने के लिए तो एक राजनीतिक टैगलाइन है, लेकिन उन 15 सालों में अमेठी की कितनी पीढ़ियां बर्बाद हुई होंगी, कितने नौजवान ऐसे होंगे जिनको अपेक्षा थी कि उनको कोई ना कोई सहूलियत मिलेगी, और उस सहूलियत का ना मिल पाना। आज अमेठी में 1500 स्कूल ऐसे हैं जिनका कायाकल्प हुआ है। मतलब कि बच्चे फर्श पर पढ़ते थे, धीरे धीरे उनको टेबल और कुर्सी दी गई बैठने को। क्या कभी कोई सोच सकता था देश में कि जहां गांधी खानदान का एक छत्र राज रहा 50 साल, वहां पर बच्चे जमीन पर पढ़ेंगे? तो हमारे लिए बहुत जरूरी था। आज जो कंपैरिजन हो रहा है, राहुल जी के 15 साल और मेरे 5 साल का हो रहा है, जिसमें मैंने कहा 2 साल कोरोना के थे। तो विपदा की घड़ी में भी परिवार ही काम आता है। जब कोरोना आया तब गांधी परिवार का एक व्यक्ति क्षेत्र में नहीं था। मैं गांव-गांव और जहां जहां जरूरत थी सबके घर भी गई, और वो कोई सरल वक्त नहीं था जी। लोगों को मौत का डर था उस वक्त। यहाँ पर चाहे किसी का हॉस्पिटलाइजेशन हो, किसी की दवाई की व्यवस्था हो, ऑक्सीजन टैंकर्स की व्यवस्था हो, सब मैंने यहाँ पर जमीन पर जुड़ कर किया। तो निश्चित रूप से जनता में इस बात का कहीं ना कहीं एक इमोशन रहेगा कि भाई इस महिला को मौत से डर नहीं लगा, हार से डर नहीं लगा, और ये पुश्तैनी सीट कह के डर के चले गए। किशोरी लाल जी को उन्होंने उतार दिया है चुनावी मैदान में, और कांग्रेस पार्टी के नेताओं का यह कहना है कि बीजेपी बहुत हल्के में ले रही है, जबकि हमारा मास्टर स्ट्रोक है किशोरी लाल। यहाँ देखिए, वो हीट स्ट्रोक है। जब तापमान चुनाव का बढ़ जाता है ना, तब कुछ लोग उस तापमान के डर के छोड़ देते हैं। और अगर आज कोई ये कहे कि राहुल गांधी के ओहदे से बड़ा किसी और का ओहदा है कांग्रेस पार्टी में, तो उनके लिए चिंतन और मंथन का विषय है। नहीं, लोग ये कह रहे हैं कि चुनाव किशोरी लाल जी नहीं लड़ रहे हैं, चुनाव पर्दे के पीछे प्रियंका गांधी लड़ रही है। उनका कहना है कि मैं चुनाव लड़वाने के लिए यहाँ पर आई हूं। सामने से लड़ लेते हैं। देखिए, मैं समझती हूँ कि उस परिवार को लेके आज भी एक इकोसिस्टम ऐसा है जो खुशफहमी रखता है। वो इस क्षेत्र की प्रभारी रह चुकी हैं, और 5 विधानसभा सीट में से 4 में हमने उनकी जमानत जब्त करा दी है। तो ऐसा नहीं है कि पहले उनको यहाँ परखा नहीं गया या पहले उन्हें इलेक्टोरली टेस्ट नहीं किया गया, लेकिन मेरा यह है कि भैया किसी और के कंधे से बंदूक रख के क्यों चलाते हो? हिम्मत है, हम सामने खड़े, छाती पे चलाओ बंदूक। उस दिन राहुल गांधी रायबरेली में नॉमिनेशन कर रहे थे तो मैं भी उस वक्त वहां पर मौजूद था। साहब पीठ पीछे जी कायर करते हैं लड़ाई। तो मैं उस वक्त सीधे लड़ाई सिर्फ उनमें होती है जिनमें कहीं ना कहीं दिल में थोड़ी सी बहादुरी हो। तो मैं उस वक्त वहां पर मौजूद था। ये कहना कि हम ऐसा चेस बोर्ड बना रहे हैं, लोगों को मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, ये उनके व्यक्तित्व को और संस्कार को दर्शाता है। जो भी ये कह रहा है मास्टर स्ट्रोक, उनका ये मानना है बेसिकली कि गांधी परिवार लोगों को मोहरे की तरह इस्तेमाल करता है, यही ना। उनका ये कहना है कि हमें युद्ध की भूमि पे सीधा उतरकर सेनापति वर्सेस सेनापति लड़ना नहीं आता,
मतलब वो अर्जुन कम शकुनी मामा ज्यादा है। मैंने आपसे कहा कि उस दिन राहुल गांधी नॉमिनेशन कर रहे थे, मैं रायबरेली में मौजूद था, चूंकि बीजेपी की तरफ से भी उस दिन तमाम सवाल पूछे गए और कहा गया कि हार के डर की वजह से वहां पर चले गए। मीडिया ने भी उनसे तमाम सवाल पूछे, लेकिन उनके चेहरे का जो भाव था, मीडिया तो नहीं कहा नहीं ये तो आपको कुछ कहा ही बीजेपी के नहीं, जर्नलिस्ट कुछ कहा ही नहीं। चलिए, आप खुश हजार रहिए। सवालों पर उनकी एक चुप्पी थी और उनके चेहरे का भाव जैसे ये कह रहा था कि मुझे कोई जवाब नहीं देना है, ये मैं तय करूंगा कि मुझे चुनाव मैं बादशाह है वो, आप एक और हम तुच्छ प्राणी हैं उनके सामने। एक लोकतंत्र में जब नेता को जवाब देने से डर लगे, मैं आज भी कहती हूँ, मान लीजिए पर्दे के पीछे से लोग मेरे साथ लड़ रहे हैं लड़ाई, ठीक है, पहले तो कह रहे थे मेरी औकात नहीं है, अब कह रहे हैं मेरी औकात इतनी है कि आप पर्दे के पीछे से लड़ रहे हैं और बाकी लोगों को भी यहाँ तैनात कर रहे हैं, तो पहले सोच लो औकात है कि औकात नहीं है। फिर आप कह रहे हैं कि भाई हम लड़ेंगे तो सबसे अच्छा सुनहरा मौका आज मैं देती हूँ, गांधी परिवार और दोनों एक साथ भाई बहन चुन ले, चैनल चुन ले, पत्रकार चुन ले, ऑडियंस चुन ले, मैं अकेली आऊंगी और कितना विकास हुआ, राजनीति से संबंधित कोई भी सवाल पूछा जाए, दोनों पक्ष आमने सामने खड़े हो जाए। मैं तो कहती हूँ एक नहीं दोनों भाई बहन है, वो एक तरफ मैं एक तरफ, करिए, करेंगे। मैंने कहा ना चैनल वो चुने, क्योंकि अगर मैं बोलूंगी इस चैनल पे होना चाहिए, वो कहेंगे गोदी मीडिया है या बीजेपी की मीडिया है, तो चैनल वो चुने, एंकर वो चुने, ऑडियंस वो चुने, स्थल वो चुने और दोनों भाई बहन साथ में। उस दिन भी साथ में थे और सारे ही चैनल थे, मैंने कहा ना उसके आए, बावजूद उन्होंने लेकिन जवाब सामने नहीं दिया। सामने बात, जी, क्योंकि अगर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर नेता कहेगा। अखिलेश यादव के साथ आने से चुनौती वाला सवाल मैं अमेठी में तो नहीं पूछूंगा, क्योंकि पहले से वॉकओवर समाजवादी नेता पार्टी यहाँ पर देती आई है। वो विषय कि आप अपना चुनाव अकेले लड़ नहीं सकते, आपको अखिलेश की जरूरत है, लेकिन मध्य प्रदेश में आप अखिलेश जी का अपमान करते हो, तो कैसे मौका परस्ती करनी है वो गांधी परिवार से बेहतर कोई नहीं जानता। अमेठी में यूज तो एंड थ्रो चुनौती, पॉलिटिकली। ओके मैम, अमेठी में तो चुनौती नहीं हुई क्योंकि पहले से समाजवादी पार्टी यहाँ पर वॉकओवर देती आई है। अखिलेश यादव ने कभी यहाँ पर कोई प्रत्याशी उतारा नहीं। अखिलेश यादव ने यहाँ यूपी कांग्रेस के समर्थन में राहुल गांधी को समर्थन दिया है, हाँ, वॉकओवर बीजेपी को नहीं दिया है। अखिलेश जी का समर्थन सीधा कांग्रेस को रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ कांग्रेस से चुनाव लड़ते हैं, यहाँ हम सपा बसपा कांग्रेस तीनों से मिलके चुनाव लड़ते हैं। तीनों साथ थे तो भी डर लग रहा था, ये नहीं कि अकेले लड़ रहे थे। 19 में तो तीनों साथ में थे। हाँ, यहाँ 24 में भी अखिलेश जी ने घोषित किया था ना अपना समर्थन, तो ऐसा नहीं कि अखिलेश जी ने समर्थन नहीं दिया। उत्तर प्रदेश में कोई चुनौती आप देख पा रही मैम, जो मिशन 80 वाला लक्ष्य है अखिलेश और राहुल के साथ अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने से पहले उन्हें वायनाड की शरण में जाना पड़े तो आपको कांग्रेस का कितना कॉन्फिडेंस है उसी से पता चल जाता है। आप वायनाड भी गई थी, तो वहां पर राहुल गांधी की इस वक्त राजनीतिक स्थिति क्या है? देखिए, वायनाड में उन्होंने पीएफआई जैसे आतंकवादी संगठन के पॉलिटिकल लीडर से संरक्षण लिया। पीएफआई वो संगठन है जिसको चार्जशीट अगर आप पढ़ें तो लिखा गया है कि केरल में जिलावार किस हिंदू को मारना है उसकी लिस्ट उन्होंने बनाई थी। अब राहुल गांधी क्यों ऐसे संगठन का समर्थन ले रहे हैं, आज तक उन्होंने उसका स्पष्टीकरण नहीं दिया। और बात केरल की निकली है तो केरल में कांग्रेस के एक नेता ने सरेआम सनातन धर्म का अपमान करने के लिए, विशेष ठेंगा दिखाने के लिए वहां गौ हत्या की, सरेआम गौ माता का गला काटा। और राहुल जी जब यात्रा निकालने गए थे तो उन्होंने उसी लड़के के साथ, अपने उसी पदाधिकारी के साथ यात्रा निकाली। अब अगर राहुल गांधी का यही मंतव्य है तो उसी व्यक्ति को लेके जिसने गौ हत्या की रायबरेली में जुलूस निकाले ना। अब वायनाड, आप रायबरेली में उनके नामांकन में गए, वहां पूजा की थी ना उन्होंने? नहीं गए, बहुत भीड़ देखकर वो वापस चले गए। लेकिन कोई हवन के लिए बैठे थे ना। हाँ, इंतजाम सारा था, इंतजाम सारा था। वायनाड में क्यों नहीं किया इंतजाम? वहां पर भी तो नामांकन भरा, मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहां पर। मैं कह रही हूँ कि जब आप प्रभु के शरण में जाते हैं या शीश झुकाते हैं, वो आस्था का विषय होता है ना, पॉलिटिक्स का नहीं होता। तो आस्था आपकी रायबरेली में अलग और वायनाड में अलग, ऐसा संभव है क्या? और अगर आप कह रहे हैं कि वहां पूजा थी, अर्चना थी और पूजा के लिए वो नहीं बैठे, चले गए छोड़कर, तो रायबरेली वालों को समझना चाहिए। कोई पूजा छोड़ के जाता है सनातनी?
उठ के दरकिनार करता है? सही बात। नहीं करता। तो ये ढोंग क्यों? फिर जिस व्यक्ति ने उस पूजा की, वहां पर विधि की, वहां पर व्यवस्था की, उसको सोचना चाहिए। जब राहुल गांधी वो क्यों पहनते हैं, फिर क्यों जाते हैं मंदिर? अगर अपमान ही करना है सनातन का तो क्यों करते हैं ये ढोंग? मैं सनातन पर आ रहा हूं मैम, उससे पहले एक आखिरी सवाल कि आज तीसरे चरण का चुनाव भी संपन्न हो जाएगा। करीब करीब 300 के आसपास सीटों पर चुनाव हो चुका है पूरे देश में, और उत्तर प्रदेश में 26 सीटों के आसपास चुनाव हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी अभी भी अपने आप को 400 के पार ही देख रही है। जी, मैंने कहा ना, शरण में वो जा रहे हैं, पीछे से पर्दे के वो लड़ रहे हैं, और हम मुझसे ही सवाल कर रहे हैं। मैं तो साधारण कार्यकर्ता हूं ना बीजेपी की, मैं तो कोई असाधारण नेता नहीं हूं, मेरी तो औकात नहीं है। ऐसा राहुल गांधी और उनका परिवार कहता है, फिर भी लड़ने से डरता है ना। क्यों? मैं तो एक ही व्यक्ति के लिए वोट मांग रही हूँ, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। तो उस नाम में इतना करिश्मा है कि पूरा परिवार यहां से भग गया। और किसके लिए वोट मांग रही हूँ? पीएम मोदी भी इसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि मेरा कोई परिवार तो है नहीं, मैं आपके परिवार के लिए लड़ रहा हूं, आपके बच्चों के भविष्य के लिए। मैं उनको विरासत देकर जाना चाहता हूं, एक ऐसा देश जहां पर सब सुखी रहें, सबका विकास हो, सबका साथ हो। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि उनका बहुत चुनिंदा परिवार है, उद्योगपति उनका परिवार है, देश उनका परिवार नहीं है। मेरा ये मानना है कि वो अपने परिवार के लिए लड़ रहे हैं, इसका सबूत उन्होंने बार बार जनता को दिया है। पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, और कम से कम अमेठी की जागरूक जनता ने पूरे राष्ट्र को, पूरे लोकतंत्र को एक अच्छा संदेश दिया है कि आप भले ही राजनीति के सबसे विशिष्ट परिवार के सदस्य हो, लेकिन अगर जनता का काम नहीं करेंगे तो जनता आपको धूल चटा देगी। लेकिन अगर गांधी परिवार ने देश के लिए कुछ किया होता तो देश आज उनको नकारता नहीं, त्यागता नहीं। उनको सेफ सीट की तलाश में एक कोने से दूसरे कोने में देश के भागना नहीं पड़ता। और ये सत्य है, नरेंद्र मोदी का ना आगे ना पीछे कुछ। माता जी थी जिनका देहांत हो गया। जो व्यक्ति अपनी माँ की अंत्येष्टि के बाद तुरंत राष्ट्र सेवा में अपने आप को समर्पित कर दे, इससे बड़ा त्याग उस व्यक्ति से और क्या मांगेंगे? वो जब कहते हैं 2047, हम में से कितने जीवित रहेंगे उस 2047 को देखने के लिए? किसके लिए बना रहे हैं वो देश? जब वो कहते हैं तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, उसका फायदा किसको होगा? देशवासियों को होगा। वो जब कहते हैं, और आप देखिए इस चुनाव में पहली बार पाकिस्तानी नेता राहुल गांधी का समर्थन कर रहे हैं, और अब तक राहुल गांधी ने इसका खंडन नहीं किया, कांग्रेस पार्टी ने इसका खंडन नहीं किया। क्यों? हमारे लोकतंत्र की लड़ाई है, हम लोग एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। पाकिस्तान उसमें हस्तक्षेप कर रहा है, राहुल गांधी का समर्थन कर रहा है, उनको लाज नहीं आती? एक बार भी खड़े होकर ये नहीं कहा कि पाकिस्तान के नेताओं का हमारे देश के चुनाव में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं। 2014 में जब आप आई थी, तब परिस्थिति आपके लिए कैसी थी आज के मुकाबले? देखिए, मुझे पता था कि मुझे अल्प समय में बहुत बड़े परिवार से लड़ना है, लेकिन मुझे ये भी पता था कि एक दिन मेरी ही किस्मत और मेरी ही पुरुषार्थ का वो एक कारण माध्यम बनेगा कि जिनसे लड़ने आई हूँ वो लड़ने से एक दिन मुझसे इनकार कर देंगे। थैंक यू मैम, आपने व्यस्त समय में से समय दिया, सारे सवालों का जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।